पैसा खर्च करके यहाँ तक पहुँच गए। पहले दिन तो मैं जब गाड़ी उठा के निकला, गांव में कोई बात करने को बंदा ना मिले, तो जहाँ चौपाल में ताश खेल रहे थे कुछ बूढ़े, बैठ गया जी उधर जाके। मैं कहा ताऊ बात करनी है। वो बोले क्या बात करनी भाई? मैंने कहा जी बच्चों के बारे में बात करनी, आने वाले टाइम में हमारे बच्चों के लिए बड़ा खतरा हो रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। उसने बोला ऐसे पत्ते बांट रहा था, जब बोला था उसने पत्ते, क्योंकि बाजी खत्म हुई तब मैंने बोलना चालू किया, तो पत्ते बांटते बांटते बोला क्या बात करनी, तो मैंने अगली बात कही, तब तक उसके पत्ते बंट चुके थे ऐसे ऐसे करके। हाँ बोल भाई, मार के पत्ता बोल भाई। तो मैंने कहा जी थोड़ा सा एक बाजी खत्म कर लो, उसके बाद कर लेते हैं। अब बाजी खत्म, बोला ये तो लेट होएगी खत्म। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूँ। एक हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी। उसने देखा कि ये बेशर्म जाएगा नहीं यहाँ से, तो जब बाजी खत्म हुई तो वो पत्ते नपेट समेट के मुझे बोला हाँ बता, अब बता। ले, सारे घूम के मेरी तरफ मुंह कर लिया। तो मैंने उनको अपनी जो बात मेरे पास थी मैंने बताया। और सबसे पहले बात करने से पहले तो उन्होंने मेरे से यही पूछा, मेरे हाथ में काला सा बैग था जैसा होता है अटैची टाइप का, उसमें कुछ दस्तावेज थे जो मैंने अपनी फाइंडिंग थी। मैं तो बड़ा राजी होकर जाता था ना, ये दिखाऊंगा सबूत कि देखो मैंने ऐसा ऐसा काम कर रखा है, मैं ये कर चुका हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए ये कर दूंगा, तुम्हारे गाँव के लिए ये कर दूंगा। मैं तो पूरा खुश होकर जाता था कि कोई भी माँ बाप जो है ना वो नहीं करेगा। और बैग को देख के सबसे पहले वो ये पूछता भाई के बेचना आया? मैं कहा मैं कुछ बेचने नहीं आया हूं भाई, मैं तो बात करने आया हूं। क्या बात करने? तो फिर जब बात करने लगा और बात बताई मैंने, तो बात सुनने के बाद ऐसे बैठे बैठे, भाई छोरे बात तो तेरी पते की है, 16 अन्य सच है, पर हमारी तो कोई गहराई भी नहीं सुनता, हमारी तो हमारे घर वाले भी नहीं सुनते, हम कुछ नहीं कर सकते। ओके थैंक यू, और चल भाई। फिर अगली जगह, फिर अगली बैठक में, कहीं हुक्के पर, कहीं कोई, कहीं कोई, कहीं कोई। मुझे हौसला कहां से मिला जब 3-4 राउंड हो गए। अब हर बार पूनम पूछे कुछ आई बात समझ में लोगों के? मैं कहा आ जाएगी। अब मैं उसको क्या कहूं कि सुनते ही नहीं है, पूरा दिन भौंक भौंक के आ गया मैं, कोई नहीं सुनता है, कोई सुन ही नहीं रहा। मैं कहा आ जाएगी। एक दिन क्या हुआ, एक दिन अचानक से मैं जब उन गांव वालों को जो ताश वाले थे उनको बता के चला, जब मैं चलने लगा तो वो जो ताश खेलने वालों के साथ में बैठा आदमी था ना, वो बैठा था कहीं दीवार पे। वो एक लड़का था, वो 2 लड़के उठ करके मेरे पास आए मेरे साथ जब मैं गाड़ी में बैठने लगा, और मुझे बोला बलारा जी। मैं कहा हाँ, हमें बताओ क्या था वो बात, आपकी सही लगी हमें, कैसे कर सकते हम अपने गांव के लिए? ओहो मिल गया भाई, पहला आदमी मिल गया। बैठ के चर्चा करी मैंने, तो वहां पहला आदमी मिला मुझे। वो ऐसा लगता था जैसे बड़ी तपस्या चल रही है और परमात्मा ये देख रहा है कि देखते हैं ये आदमी कब हार मान जाएगा। बड़ी दिक्कतें आती हैं रास्ते में, कभी कुछ कभी कुछ। हमें गांव में तो प्रूव करने की पोजीशन पे आ गए थे 2020 में, और कोरोना आ गया, फिर लड़ाई चालू करी, फिर 3 साल तक भौंकते रहे, फिर उसके बाद अभी तक बोलते बोलते हम तो हटे नहीं। और हमने देखा कि ताश वालों से बात करते हुए ये दीवार पर बैठे हुए इतने सारे लोग मिल गए। तो ये समझ में आया कि प्रयास कहीं भी करोगे उसका असर ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं हो रहा है, तो उससे ऊर्जा मिलती है, हिम्मत मिलती है कि होगा, करेंगे, जितना बनेगा उतना तो करेंगे। जरूरी थोड़ी ना है कि मंजिल तक लेके जाना है। हमें यह तय करना है कि हम किस तरफ थे, अपने बच्चों की बर्बादी करने वालों के पक्ष में खड़े थे या हम उसके लिए लड़ रहे थे। तो इसके लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि हां कुछ बड़ा होने वाला है, और फिर हिम्मत बढ़ती है। तो आप सब लोग जितने भी आप यहां आए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी ऊर्जा मिली है, मुझे कितनी हिम्मत मिली है। जिन साथियों ने मेहनत करी थी, जो साथी चले थे, जो कभी 10 साल पहले चले थे वो बीच में छूट गए, कोई 8 साल पहले चला वो छूट गया, क्योंकि वो थक जाते हैं। वो कहते कितने दिन से यही बोल रहा है यार, कितने दिन से यही बोल रहा है, मैं क्या करूं बताओ, तुम बताओ ना। उनके सिस्टम के सामने सरेंडर कर दे क्या?
मैं जब तक जिंदा हूं मैं अपने बच्चे के लिए सरेंडर नहीं करूंगा, मैं लड़ूंगा, सीधा आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मुझे इस सिस्टम को ठीक करने की लड़ाई लड़नी है, मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है। आपके पास है तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरा कलेजा उस दिन फटने को आया जिस दिन मेरे बच्चे ने मुझे यह बताया। 5वीं क्लास में था वो, शायद 10 साल का रहा होगा, और उसे यह भी नहीं मालूम था, क्योंकि हम डॉक्टर्स के पास नहीं जाते होते हैं आमतौर पे। डॉक्टरों के पास हमारा कोई लेना देना होता ही नहीं है, एलोपैथी वाले राक्षसों के पास तो बिल्कुल ही नहीं। कभी जाना पड़े तो बात अलग है, अभी तक तो हम कोशिश करते हैं बचे रहें। लेकिन जिस दिन मैं अपनी क्लास में पढ़ा रहा था, मेरा ऑफिस, जब मैंने पूनम को बोला कि ये कोचिंग सेंटर कोड है, हमें बंद करना पड़ेगा, ये वो टॉयलेट करने के लिए नीचे गया, मेरा फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस था। वापस जब आया तो मैंने बोला काफी देर हो गई, लेट क्यों हो गया? तो उसने मुझे बोला, हाँ रखिए भाई, आवाज़ लगी, ऊपर करिए। तो उसने मुझे बताया कि नीचे टॉयलेट में ना एक डॉक्टर अपने आप को इंजेक्शन लगा रहा था। उसने सोचा डॉक्टर होगा वो इंजेक्शन जो लगा रहा है खुद को ही। मैंने कहा फिर? कहते इंजेक्शन लगाते लगाते वहीं सो गया। तो मैं उसको देख रहा था। मैं उसको क्या बताऊं कि वो नशा था और वो सोया नहीं था, वो गिर गया था। फिर एक दूसरा डॉक्टर आया, वो भी ऐसे इंजेक्शन लगा रहा था, वो भी गिर गया, वो भी सो गया। मैं तो उनको देख रहा था। मेरे पास 2 बच्चे पढ़ते थे, एक डीएसपी के। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई साहब बहुत बुरा हाल है, मेरी क्लास के बच्चे, मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चे भी यहाँ जाते हैं, तो अच्छा नहीं है, ये गलत है, इसको ठीक करो, इसको यहाँ से भगाओ इनको। उसने मुझे एक जवाब दिया, बोले बलारा जी यहाँ से भगा दूंगा तो किसी और टॉयलेट में जाके करेंगे, आपके वाले बच्चों को बचा देंगे तो किसी और के बच्चों को खराब करेंगे, अभी यहां से बच देंगे तो कहीं और जाएंगे, आप अपने बच्चे को कब तक बचाएंगे? इट वॉज रियली क्वेश्चन। मेरे को समझ में आया कि यार गांव के परले सिरे पे अगर कोई नशा करने लग जाए, उसका नशे का खर्चा जब नहीं चलेगा तो नशे बेचने वाला आदमी उसको एक ऑफर देता है, 10 कस्टमर नए ला दे, तेरा फ्री कर देंगे। अब वो 10 कस्टमर कहां से लाएगा? अपनी जानकारी गांव में से, रिश्तेदारी में से निकालेगा ना 10 कस्टमर, उनको करना सिखाएगा। मैंने पहली बार जब बीड़ी पी थी तो मेरे पड़ोस का मेरा चाचा लगता था, वो मुझे बोलता है काले तू, मेरा घर का नाम काला है, मेरे को बोलता है काले तू मोटा नहीं होता। मैं बड़ा सुक्कड़ सा पतला सा आदमी था, बच्चा था। मैं बोलता पता नहीं चाचा, मैं तो खाऊं भी खूब हूं और मोटा होता नहीं, ले बीड़ी पी ले मोटा हो जाएगा। ये लाइन मुझे याद है भाई। मतलब उसने मुझे मोटा होने का लालच दे के खिला दी, तो किसी को और को भी तो इंटेलिजेंट होने का लालच दे के कोई ना कोई दे सकता है कि देख तेरे सारे पर्सन याद हो जाएंगे, देख तेरी मां की सारा गुस्सा भूल जाएगा, देख दुनिया की इतनी डिप्रेशन गायब हो जाएगा, एक सुई लेर कचाक मौज जिंदगी की, और वो करके देखे खत्म। अब वो मुझे समझ में आया कि एक दिन वो 10 कस्टमर बनते बनते मैं अपने वाले को कब तक बचाऊंगा भाई? बताओ कब तक बचाओगे? आप कब तक बचाओगे? अगर ये नशा यूं ही बढ़ता रहा, अगर ये हर कोने पर ऐसे चमचमाते ठेके बनते रहे जैसे बन रहे हैं, अगर ये हर गली में, हर यूनिवर्सिटी में ऐसे ही आपको ड्रग्स मिलती रही, आप कब तक बचाओगे अपने बच्चे को? मैंने अपना बच्चा आज तक कॉलेज नहीं भेजा है, सिर्फ इसलिए नहीं भेजा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में तो कभी नहीं भेजूंगा, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे ज्यादा सप्लाई होती है ड्रग्स की, और जिस कॉलेज में पढ़ता है वहां भी नहीं भेजूंगा। जब तक कोशिश होगी, फेल हो जा कोई दिक्कत नहीं है, बट आई डोंट वांट टू सी यू कि तुम ड्रग्स के अंदर घुस गए हो। तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, मैं जब तक बैठा हूं तुम्हारी टेंशन नहीं। मैं फेलियर हूं, अगर मैं तेरे लिए कोई समाज में जगह नहीं खड़ा कर पाया, अगर मैं तेरे लिए कोई सुरक्षित समाज नहीं बना पाया, तो मैं फेलियर हूं। मैं अपने बच्चे को बोलता हूं तेरी कोई सिरदर्दी नहीं, तू कुछ भी अपराध करेगा, तू कुछ भी गलत काम करेगा, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुझे सिखा नहीं पाया, मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने तुझे ऐसा गंदा समाज दिया जहां से तूने अपराध सीखा, जहां तूने किसी लड़की की तरफ गलत नजर से देखना सीखा, जहां तूने ड्रग्स लेनी सीखी। मैं अपराधी हूं,
हूं एज ए पेरेंट, मेरी गलती है, मैं अपनी गलती के लिए तुझे नहीं कोसूंगा, इसलिए तुमको कुछ भी ऐसा नहीं करने की जरूरत है। तुम जब तक मैं बैठा हूं तब को चिंता नहीं करना, तुम केवल वो ढूंढो कि तुम्हें कहां आनंद आता है। हां, जिस दिन मेरे को बोला, उसने मुझे बोला, बाबा आप बोलते थे ना मौज करनी, मजा आता, मैं कहा अब मुझे खेलने में वो मजा आता है। मैं कहा बस मेरा अब काम हो गया, बात खत्म है। क्योंकि अपन ने कभी मैंने कभी उसके लिए तैयार किया ही नहीं उसको कि मेडल लाना है, कुछ नहीं। डे 1 से लेके आज तक मैंने उसे बोला कुछ नहीं, मुझे तुम्हारा मेडल नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा कोई रिजल्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए। जब तू किताब पे बैठा हो ना, तो किताब को ऐसे पढ़ रहा हो जैसे अपना फेवरेट खाना खा रहा है। जब तू काम कर रहा है, खेल रहा है ना, तो खेलते हुए ग्राउंड में मुझे लगना चाहिए कि बच्चे को मजा आ रहा है। अगर परेशान होता है ना, मत कर, कुछ और ढूंढेंगे यार, मिलके ढूंढेंगे, बाप बेटा दोनों, क्या दिक्कत है। मेरे लिए दुनिया कोई मायने नहीं रखती है, हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे। बट एक दिन हमको वो चीज मिल जाएगी कि तुमको 45 साल 40 साल में जाके ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे जिंदगी में क्या करना है। तुम्हें अपने आप किक मिल जाएगी। वो राजू भाई बैठे हैं, वो बोलते हैं कि वर्मा जी को देखते ही बोले, वर्मा जी किक दे दिया आपने, मजा आ गया, मतलब समझ के। वो जो अंदर से ऐसे निकलता है ना, जो वो चाहिए हमको अपने बच्चों का, हमको वो चाहिए। आपको अपनी सारी जिंदगी की दौलत लगाकर भी, सब कुछ खर्च करके भी, यदि आप अपने बच्चे से ये निकाल पाओ, ओ ये करना है, दैट इज द डे जब आप सक्सेसफुल पेरेंट हो जाओगे। उस दिन आपकी पेरेंटिंग सक्सेसफुल मानी जाएगी। अदरवाइज आप अपने बच्चे को एक ऐसे अंधे कुएं में धकेल रहे हो जिसका कोई अंत नहीं है, जिसमें बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। उसको वहां रैट रेस में ऐसा दौड़ा के रखा हुआ है जिसके अंदर केवल और केवल बर्बादी है। एक बार जाकर के देखो तो सही, मेट्रो में ऐसे फोन पे लगे गधे गुलाम ऐसे बैठे होते हैं सारा दिन मोबाइल के ऊपर। पूरा मेट्रो देखो, बस स्टैंड देखो, सड़क पे चलते हुए ऐसे गधों की तरह ऐसे बेवकूफ बना दिए। और इन सरकारों को मालूम है, इन कंपनियों को मालूम है कि ये एडिक्शन इतना खतरनाक है, नशे से भी बुरा, इसीलिए बार बार लॉकडाउन लगाकर आपके बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई दे रहे हैं। मैंने नहीं दिया, अभी 18 साल का है मेरा बेटा, कॉलेज में जाता है, उसके पास आज भी टच वाला फोन नहीं है। मैंने बोला फेल हो जा, होमवर्क ना कर, स्कूल छोड़ दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोबाइल नहीं दूंगा, बस मोबाइल से बढ़िया जहर की पुड़िया खा लियो। क्योंकि मोबाइल वाला बच्चे को आखिर में जाकर के एडिक्ट हो करके, बाद में नशा करके, बाद में सुसाइड ही करना है, आखिर में उसे मरना ही है, कंफर्म है ये, मैं सबको बता रहा हूं। जो भी करे, अगर आज अपने बच्चे के हाथ से मोबाइल छीन लोगे, वो पैर पटकेगा, रोटी नहीं खाएगा, 10 दिन ना खाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। 42 दिन तक बिना खाए भगत सिंह जेल में रह लिया था, मार खाता खाता, कुछ नहीं फर्क पड़ता होता है। लेकिन आप अपने बच्चे को बचा लोगे, जो भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, अल्टरनेट ढूंढो यार, पड़ोस से टीचर ढूंढ लो। आप अपने लोग नहीं ढूंढ सकते, इतने बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपको जरूरत पड़ेगी उसको कि वही पढ़ाएगी तुमको। कौन है, जरा जाकर के देखो तो सही, प्राइवेट स्कूलों में कौन पढ़ा रहा है? टाइम पास के लिए पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल के अंदर, कोई सैलरी नहीं मिलती है, गधों की तरह काम पेलते हैं, उनको बाहर जाकर के ट्यूशन मिल जाती है, इसलिए पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूलों के अंदर। वो प्राइवेट स्कूल का कल्चर पूरे गांव के सामूहिक स्कूलों पे कब्जा करने के लिए ही खड़ा किया गया था। और ये नंबरों वाला सिस्टम भी इसलिए खड़ा किया गया है कि आप सब लोग एक दूसरे के दुश्मन बने रहो, क्योंकि सबके बच्चे एक दूसरे के दुश्मन हैं। यहां जितने भी कंपटीशन में बैठेंगे, हमको इस कंपटीशन से बाहर आना है। हम इस कंपटीशन के लिए पैदा नहीं किया अपने बच्चों को,